पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो M1 M2 है मान के चलिए, इसके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, इसका मान होता है दोनों वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर स्क्वायर। इसी को तोड़ते हैं तो जी लेते हैं M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसी से निकलता है गुरुत्वाकर्षण बल से ही निकलता है गुरुत्वीय बल। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है तो उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे कि M कोई वस्तु है जिसका मास है, इस वस्तु को पृथ्वी अपने बल लगा के खींच रहा है, उसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसे Fg से भी दिखा सकते हैं। और इसमें उत्पन्न गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे G से सूचित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जिस बल से इस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है, वही बल इसका भार कहलाता है, भार। और यह बल जो है, गुरुत्वीय बल जो होता है, इस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, अर्थात mg हो जाता है। और यही mg वस्तु का भार हो जाता है। ठीक ना? किसी भी ग्रह के, प्लैनेट के, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। और निश्चित पथ पे चक्कर लगाता है उपग्रह, उसे कक्षा या सेल कहते हैं। और जिस स्पीड से उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग कहते हैं। VO कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक ना? और कक्षीय वेग में √2 से गुना कर दिया जाए, वही प्लायन वेग हो जाता है। प्लायन वेग हो जाता है क्या? यह √2 से अगर गुना कर दिया जाए कक्षीय वेग में, तो यही प्लायन वेग, जो कि VE भी कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल GS नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो यहां तक तो इंट्रो में देख लिए। इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह के प्रकार भी पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में, उसमें अंतर भी देखेंगे। उसके बाद केपलर के ग्रह नियम भी देखेंगे। केपलर के ग्रह का 3 नियम दिए थे, वो भी देखेंगे। और इसी बीच में हम लोग G का परिवर्तन मान को देखेंगे और भार और द्रव्यमान में भी अंतर को देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, डिटेल रूप से पढ़ते हैं। यानी कि शुरुआत करते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। लोग देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। दो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है ना? किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो इसे क्या पता चला कि दो वस्तु कहीं पे भी रहता है तो एक दूसरे पे बल लगाता है। ठीक है ना? दो वस्तु जो आकर्षण बल लगाता है उसे क्या बोलते हैं? उसके बल को
क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल जो है न्यूटन ने दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इस सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। इसके अनुसार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार क्या होता है? दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के, ठीक है ना, गुणनफल के समानुपाती होता है। वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती एवं बीच के दूरी के क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, पाती होती है। अर्थात अब यहां पे हम लोग आ गए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दो वस्तु है जिसका एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, इसके बीच का दूरी क्या है? r है। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दोनों का प्रोडक्ट का हो जाएगा और इनवर्सली यानी कि क्या व्युत्क्रमानुपाती दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर का हो जाएगा। इसको तोड़ रहे हैं हम लोग तो क्या आता है? कांस्टेंट लेते हैं g। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। नियतांक जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है ना। ये इसका जो मात्रक है कैसे निकाले? यहाँ पे रख दिए ई आर स्क्वायर फोर्स के साथ आ जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और ई m1 इंटू m2 भाग में आ जाएगा तो प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे जो g का मान है वो चारों तरफ समान रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। और क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछता है कि सार्वत्रिक नियतांक का वैल्यू क्या होता है, दे देता है। ठीक ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कभी कभी इसका मात्रक भी दे देता है। अब हम लोग देख लिए कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इस पे न्यूमेरिकल क्या पूछता है? बोलता है कि दोनों वस्तु के मास को दुगुना इंक्रीज कर दिया जाए तो इफेक्टिव फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए रख के देख लीजिए। F हो गया, ये G तो समान है, अब 2m1 कर दिया गुना 2m2 बटा आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो G इफेक्टिव क्या, F इफेक्टिव क्या आ गया? पहले मान के चलिए इसको F डैश मान लीजिए। इफेक्टिव फोर्स बराबर क्या? 4 इंटू F1, जो फोर्स था पहले, अब वो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इफेक्टिव बराबर 4 गुना पहले का फोर्स, यानी कि 4 गुना बढ़ गया। दोनों को द्रव्यमान को दुगुना कर दिए। तो एक ही क्वेश्चन पूछता है। दूसरा का क्वेश्चन पूछता है कि समान रूप से, यानी कि दोनों द्रव्यमान को दुगुना और उसके बीच के दूरी को भी दुगुना कर दिया जाए तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए देखते हैं। यानी कि m1 m2 को दुगुना और r को भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, तो दुगुना कर दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिर से देख लीजिए। F इफेक्टिव बराबर क्या होगा? G अब 2 गुना कर दे रहा है m1 को भी, 2 गुना कर दे रहा है m2 को भी, और r को क्या कर रहा है? इसको भी 2 गुना कर देता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? G गुना 4 m1 m2 बाई 4 आर स्क्वायर, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितना है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ क्या है? F इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बराबर पहले का फोर्स इतना ही ना है, F इतना ही ना बराबर F है। F कितना ही बड़ा, इतना ही बराबर है, तो F आ जाएगा। यानी कि सबको समान रूप से बढ़ाने पे दोनों द्रव्यमान को
और उसके बीच के दूरी को भी समान गुना करने से बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है, एक और पूछ देता है कि दोनों का द्रव्यमान के दुगुना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी के 3 गुना कर दिया जाए, तो इसी आधार पे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं गुरुत्वीय के बारे में, यानी कि अब हम लोग आगे देखते हैं गुरुत्वीय बल के बारे में। गुरुत्वीय बल, इसको बोलता है ग्रेविटी, कोई कोई ग्रेविटी फोर्स भी बोलता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर या अपनी ओर खींचती है उसे, यानी उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये क्या हो गया, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या m है। इस वस्तु को ये पृथ्वी जिस बल से खींचता है, ये मान के चलिए कि r है, पृथ्वी के सतह पे ही वस्तु होगा, ठीक है ना। तो r मान के चलिए, ये r इसके बीच का दूरी है, ये जिस बल से खींचता है उसी बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। और इस खींचने में गुरुत्वीय बल द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण जो उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जी त्वरण जो है उत्पन्न होता है। ये बल बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी। बल हो गया कितना, mg। तो यही mg ये वस्तु का भार भी हो जाता है, यानी कि वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा, mg। अब देखिए g को, ठीक है ना, g क्या है, g तो देख लिए कि गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण है, तो क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। हम तो गुरुत्वीय बल बराबर देख लिए, गुरुत्वीय बल बराबर ही गुरुत्वीय बल है, बल बराबर mg आया। अब देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना, गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ग्रेविटी एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे सूचित करते हैं, इसे सूचित कौन चीज से करते हैं, जी से, स्मॉल जी से। इसका मान जो होता है 9.8, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। F है mg, और दूसरा न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, g कैपिटल G होता है। दोनों के द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान m है और दूसरे का द्रव्यमान, अर्थ का द्रव्यमान m है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r, जो कि r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी का रेजिस्टेंस यथी माना जाता है, त्रिज्या माना जाता है, क्योंकि वस्तु तो पृथ्वी के सतह पे होगा। ये छोटा दिखा दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथ्वी इतना ही तक है, ठीक है ना, इसके रेडियस में ही है ये वस्तु, ठीक। तो इतना आ गया। F बराबर mg बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, g m1 m कैपिटल M बटा r स्क्वायर। तो em खत्म, तो अब क्या लिख सकते हैं, g बराबर क्या लिख सकते हैं, g बराबर स्मॉल g बराबर g कैपिटल G
m/r² लिख सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए कैपिटल G m/r², तो G तो नियतांक है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r क्या है? पृथ्वी का त्रिज्या है, जो कि 6400 किलोमीटर का अप्रोक्स होता है। तो इसमें देखिए जो कैपिटल G है गुरुत्वीय त्वरण है, वस्तु का कोई भी चीज पे डिपेंड है ना। वस्तु का यहाँ पे मास है, यानी ना द्रव्यमान है न त्रिज्या है। तो क्या कह सकते हैं? गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, ठीक ना, या द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गुरुत्वीय त्वरण वस्तु, ये जो वस्तु है, पिंड है, पृथ्वी के अलावा एक और जो वस्तु है ना, उसका गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को देख लिए। अब देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G के मान में परिवर्तन। ठीक, कि अर्थात G का मान कहां क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे मान के चलिए G के तो मान फॉर्मूला हम लोग देख लिए। G बराबर क्या होता है? कैपिटल G m/r²। ये फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, ये जरूरी पड़ेगा। जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक, तो ये पृथ्वी के क्या हो जाता है? पोल हो जाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल थोड़ा तीछा होता है। ये क्या हो गया? इक्वेटर हो गया, यानी कि विषुवत रेखा। और जहां दोनों मिलता है यहाँ पे ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। तो जान लीजिए G के पोल पे, पृथ्वी के ध्रुव पे G का मान महत्तम होता है। ध्रुव पर G जो होता है मैक्सिमम होता है, यानी कि महत्तम होता है। ठीक ना? तो उसके उल्टा क्या है? पहले जान लीजिए सबसे ऊंचा क्या होता है? ध्रुव, फिर आता है विषुवत रेखा, फिर उसके अंदर पृथ्वी के अंदर जाइएगा तब केंद्र मिलेगा। ठीक, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर देखते हैं ध्रुव को पृथ्वी के, ठीक है ना? देख लीजिए, सबसे पहले देखते हैं ध्रुव को, उसके नीचे कौन रहता है? विषुवत रेखा। और इसके अंदर में जाइएगा, पृथ्वी के अंदर में जाइएगा। इधर पृथ्वी के सतह पर हम लोग खड़ा हुए हैं, उसके केंद्र पर जाना होगा तो अंदर में जाना होगा, 6400 किलोमीटर अंदर में, तब केंद्र मिलेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो मिलता है ध्रुव, तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ रहता है? ध्रुव पे। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पे। उससे कम कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा पे, यानी कि न्यूनतम कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा पे। और जीरो कहाँ रहेगा? जो अंदर जाइएगा तब, यानी कि केंद्र पर क्या होगा? केंद्र पर G का मान 0। अब विषुवत रेखा पर मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, लेकिन 0 नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है? पहले ध्रुव मिलता है तो ध्रुव पे मैक्सिमम, ध्रुव से शुरुआत करिए, पोल से शुरुआत करिए। यानी कि कोई भी चीज क्या हो सकता है? वैरी कर रहा है, अधिक होगा, न्यूनतम होगा, 0 होगा। ऊपर से ये अधिक कम 0, अधिक कम 0 तक। पोल विषुवत रेखा, केंद्र, पोल विषुवत रेखा, केंद्र को ऐसे भी सूचित करते हैं O से। ठीक ना? O यानी कि 0। ठीक ना? तो O पे क्या हो जाता है? केंद्र पे क्या हो जाता है? G का मान 0, यानी फिर से ऊपर से ध्रुव पे मैक्सिमम, विषुवत रेखा पर मिनिमम, और ध्रुव केंद्र पर 0। तो आइए समझ गए। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ध्रुव पे, पृथ्वी के ध्रुव पे
ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, जी बराबर अधिकतम या मैक्सिमम इंग्लिश में लिख देते हैं, मैक्सिमम। ठीक, उसी तरह से अब क्या विषुवत रेखा पे क्या होगा, विषुवत रेखा, विषुवत का भी मूर्धन्य सा होता है यहाँ पे, तलाबे सा लिखा गया। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, मिनिमम, जीरो नहीं मिनिमम माने कम। और वहीं केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर जी का मान क्या होगा, केंद्र पर जी का मान क्या होगा, जीरो। केंद्र पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जीरो, विषुवत रेखा पर मिनिमम और ध्रुव पे मैक्सिमम। बात क्लियर कट समझ आया। अब देखते हैं हम लोग, ये तो देख लिए पृथ्वी के संरचना के आधार पे जी का मान कहां कहां क्या रहता है। ये पूछता है क्वेश्चन में, बार बार पूछता है कि ध्रुव पर जी का मान कितना होता है, ठीक है ना, विषुवत रेखा पर कितना होता है, केंद्र पर कितना होता है। इसलिए सोचे आंख मूंद के ऊपर से ये ध्रुव विषुवत रेखा और अंदर में जाइएगा तो केंद्र, केंद्र को ऐसे भी ओ से सूचित करते हैं तो वो माने जीरो समझ जाइए। अब देखिए इधर संरचना के आधार पर देखिए, अब तो पृथ्वी क्या करता है, रोटेशन भी करता है, घूर्णन भी करता है। तो देखिए जी का क्या संबंध है घूर्णन से, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, त्वरण यानी कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन, कोष्ठ में लिख लीजिएगा अर्थ, ठीक ना, पृथ्वी के घूर्णन से। तो इसे क्या पता चल रहा है, अगर घूर्णन अधिक तेज होगा, तेजी से पृथ्वी घूमेगा, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, अगर 24 घंटा से स्पीड है तो उसे अधिक तेजी से घूमेगा, यानी कि कम समय लेगा, यानी कि तेजी से घूमता है, तेजी से अगर घूमेगा पृथ्वी तो क्या होगा, गुरुत्वीय यहाँ पे तेजी से घूमेगा तो यानी कि घूर्णन का मान अधिक था, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम। ठीक, तो घूर्णन यहाँ पे लिख देते हैं, घूर्णन, घूर्णन का तीर का अर्थ है कि बढ़ना, तेज, ठीक ना, तेजी से घूर्णन करेगा तो जी क्या होगा, घटेगा। इसका घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी क्या घटेगा, ठीक। यही घूर्णन गति कम होगा, घूर्णन गति कम होगा, घूर्णन गति कम होगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। बात आया समझ में। अब एक कंडीशन हो सकता है कि जी घूर्णन गति कम होगा तो घटे, बढ़ रहा है, जी का मान बढ़ रहा है, तो अगर सबसे कम हो जाए, पृथ्वी का घूर्णन गति सबसे कम होगा तो जी का मान क्या होगा, यानी कि पृथ्वी रुकिए जाए, घूर्णने नहीं करे। ये भी तो हो सकता है कि घूम रहा है तो पृथ्वी घूमे नहीं करे, यानी कि घूर्णन करना बंद हो जाए, तब मैक्सिमम जी का मान क्या होगा। तब उस केस में अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा, घूर्णन जो वेग होगा वो अगर जीरो हो जाएगा, यानी कि विराम अवस्था में ही पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा, तो उस समय जो होगा सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण कहां होता है, पोल पर, ध्रुव पर। तो उस केस में अगर बंद हो जाएगा तो विषुवत रेखा पर जो जी होगा, हम लिख देते हैं जी इक्वेटर, इक्विपने समझिए, इक्वेटर बराबर जी पोल, यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा, जी का मान मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। सबसे ज्यादा अधिक जी का मान कहां होता है, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर जो जी का मान होगा वही इक्वेटर पे हो जाएगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो। और दूसरा कंडीशन ये था कि पृथ्वी तेज चलेगा तो जी का मान घटेगा, तो कितना तेज चलेगा तो जी का मान भी जीरो हो जाए, मान के चलिए। तो पृथ्वी अगर 17 गुना जितना स्पीड में चलता है, 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है, अगर उसे 17 गुना स्पीड बढ़ा दिया जाए तो जी का मान जीरो हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहां पे, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति
17 गुना बढ़ा दिया जाए, 17 गुना बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो G बराबर 0 हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितना गुना पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए कि गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा। तो 17 गुना। अब बात समझ आया? हम लोग देख लिए कि गुरुत्वीय त्वरण जो है कहाँ कहाँ वैरी कर रहा था, यानी कि पोल से शुरू किए थे तो पोल पे सबसे अधिक, उसके बाद इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे आए तो कम हुआ, और उसके अंदर पृथ्वी के अंदर केंद्र पे गए तो 0 हुआ, ठीक ना। फिर घूर्णन कर रहा था तो ज्यादा स्पीड तक कम, ठीक ना, कम स्पीड तो ज्यादा। अब देख लेते हम लोग लिफ्ट में, ठीक ना, किसी पिंड का भार जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, नीचे आता है तो क्या होता है, ठीक ना, जब रस्सी टूट जाता है तो क्या होता है, ठीक ना। इस केस में देखते हैं तो देखिए 4 से 5 केस उत्पन्न होता है लिफ्ट में। लिफ्ट क्या होता है? जब लिफ्ट है, मान के चलिए ये लिफ्ट हुआ, ठीक ना। ये लिफ्ट का केस क्या हो सकता है? एक ऊपर जाएगा, एक जब मान के चलिए ऊपर जाता हो उस केस में, एक जब नीचे आता हो उस केस में, एक ऊपर जाने का अर्थ की समान वेग से, ठीक ना। 3 कंडीशन हुआ। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है? जब यहां पे इसका रस्सी टूट जाए तो क्या भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग सोचे डायरेक्ट वजन पे चलेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट क्या पर भार पे चलेंगे। जब लिफ्ट ऊपर जाता हो, यानी कोई भी कहता है अरे वो अब ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर जाने का अर्थ क्या? बढ़ना होता है ना। कहता ना अरे ऊपर इसका ग्राफ क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक ना। ऊपर जाने का अर्थ क्या? बढ़ना। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भार क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। लिफ्ट में पिंड का भार, ये हम लोग देख रहे हैं। तो एक में देख लीजिए क्या कंडीशन, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, चाहे कोई भी स्पीड से हो, ठीक ना, कोई भी त्वरण से हो, सिर्फ ऊपर जाना चाहिए। जैसे बोल देगा ऊपर, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, आप लोग को क्वेश्चन में दे देगा जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो भार क्या होगा, तो भार ऊपर, तो तीर भी दे दीजिए ऊपर, यानी कि भार क्या होगा? बढ़ेगा। समझ आया? जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भार क्या होगा? बढ़ेगा। और जब लिफ्ट नीचे आएगा ना, कहता है उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि घटेगा, घट रहा है। तो सीधे बोल दे जब लिफ्ट नीचे आता है तो, जब लिफ्ट कुछ भी मेंशन नहीं करे, सीधे कहा कि जब लिफ्ट नीचे आता है तो भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब लिफ्ट नीचे आता है तो अब भार क्या होगा? भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार क्या होगा? घटेगा। बात आया समझ में? तो ऊपर वाला देख लिए ऊपर हो गया, भार ऊपर हो गया, यानी कि बढ़ गया। नीचा वाला देख लिए भार नीचा आ रहा है तो क्या भार घट रहा है। अब क्या कंडीशन हो सकता है? जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचा जाए, तब क्या होगा? समान वेग से लिफ्ट ऊपर या नीचे जाए तो क्या होगा? भार क्या होगा? जैसे ही समान वेग कह दिया जाए तो समझिए समान बराबर। अरे ना कह देता है समान है, चाहे वेग दे चाहे कुछ भी, सोचे ही समान वेग देख लीजिए,
तो समझ जाइए कि भार क्या बराबर जितना था उतना ही, कि यानी कि नो चेंज, अपरिवर्तन, ठीक ना। तो भार क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित, जितना है उतना ही, अपरिवर्तित। बात आया समझ में बढ़िया से। अब देख लीजिए भार अपरिवर्तित हो गया। अब चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, ऊपर लिफ्ट ऊपर से नीचा आया, नीचा से ऊपर जाए और डोरी टूट जाए, यानी कि कभी भी डोरी टूट जाए तो, डोरी यानी कि रस्सी, लिफ्ट का रस्सी टूट जाने पर भार क्या होगा, ठीक ना। तो भार, आभासी जो भार होगा वो 0 हो जाएगा, भारहीनता महसूस होगा, ठीक ना। दोनों भार बराबर हो जाएगा, यानी कि आभासी जो भार होगा वो 0 हो जाएगा, भारहीनता महसूस करेगा, लगेगा कि कुछ भारे नहीं है, तो भार क्या हो जाएगा, 0। बताया समझ में। जब रस्सी टूट जाए तो क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, 0। देखते देखते जो लिफ्ट का त्वरण है ना वो गड़बड़ा गया। अब बोल रहा है कि भाग, खाली गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का त्वरण अधिक रहेगा, भाग हम भी ज्यादा रहेंगे। बात समझ रहे हैं। अभी तो चालू केस में देखा या बराबर हुआ त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि पृथ्वी का त्वरण लिफ्ट के त्वरण से बराबर है या अधिक है, पृथ्वी का त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। अब तो जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो क्या होता है, लिफ्ट में जो भी वस्तु रहेगा वो छत से जाके टकरा जाएगा। बात आया समझ में। एक कंडीशन क्या होगा, देखते देखते परेशान हो गया, लिफ्ट का त्वरण तक कहा कि हम अधिक रहेंगे। हाँ, जब हम अधिक रहेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, लिफ्ट में जो भी पदार्थ हो, वस्तु हो, आदमी हो, चाहे कुछ सामान रखा हो, वो छत से जाके टकरा जाएगा। तो क्या कंडीशन, जब लिफ्ट ठीक ना का त्वरण किससे, गुरुत्वीय यानी कि जी से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए तो क्या होगा, लिफ्ट का पिंड या वस्तु, लिफ्ट में उपस्थित जो भी रखा रहेगा लिफ्ट में, आदमी रहे या कोई सामान रहे, उपस्थित वस्तु छत से जाके टकरा जाएगा। किसके छत से, लिफ्ट के ऊपर जो छतवा रहता है उससे जाके टकरा जाएगा, ठीक है ना। वस्तु लिफ्ट के छत से जाके जाकर टकरा जाएगा। बात आया समझ में। तो 5 कंडीशन आया लिफ्ट के केस में। देख लिए क्या क्या हुआ, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब लिफ्ट ऊपर जाता है, ऊपर के तरफ, यानी ऊपर जाता है लिफ्ट, तो वेट क्या होता है, बढ़ता है। जब लिफ्ट जो है नीचे आता है, यानी नीचे आता है, तो वेट क्या होता है, घटता है। यानी समानुपाती है, ऊपर जाएगा लिफ्ट तो भार बढ़ेगा, वस्तु का भार बढ़ेगा, नीचे आएगा तो वस्तु का भार घटेगा। जब समान वेग हो तो भार भी समान रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, या ना बढ़ेगा ना घटेगा। जितना रहता है, जितना ओरिजिनल में भार है उतना ही रहेगा। जब रस्सी टूट जाता है, रस्सी टूट जाने पे क्या होता है, यह भार कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, कि भारहीनता, वस्तु क्या हो जाता है, भारहीनता महसूस करता है, यानी कि उसमें लगता है कि भारे नहीं है, ओजने नहीं है, ठीक ना। अब 5वां क्या है, जब गुरुत्वीय त्वरण जी से 12a हो जाता है, लिफ्ट का त्वरण 12 हो जाता है, तो ऊपर जाके वस्तु छत से यानी कि लिफ्ट के छत से टकरा जाता है।
बढ़िया से समझ आया, ठीक है ना। आशा करते हैं कि सब जो भी पढ़ा है अभी तक बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ये सब तो पढ़ लिए, अब वस्तु के भार के बारे में पढ़ लेते हैं। अब भार, भार, ठीक है ना, इंग्लिश में वेट कहते हैं, वेट। बहुत कहते हैं कि भार चेंज करता है, द्रव्यमान चेंज नहीं करता। आइए देखते हैं बढ़िया से। ये हो गया वस्तु का द्रव्यमान, ये पृथ्वी हो गया जिसका एम है। या पृथ्वी जिस बल से वस्तु को खींचता है तो उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी कि एफ मान के चलिए, एफ गुरुत्वीय बल है, तो एफ बराबर क्या हो जाता है, वस्तु के द्रव्यमान इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण, एफ जी। यही ना, यही जो बल है ये वस्तु के लिए क्या हो जाता है, भार, यानी कि एम जी। तो वस्तु का भार क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी द्वारा खींचे गए बल के बराबर होता है। अर्थात भार, भार क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं, भार कहते हैं। बात है समझ में। इस कौन चीज से सूचित, कौन चीज से करते हैं, सूचित W से करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा, ये तो बल है, भार क्या है, एक प्रकार का बल है, mg, तो न्यूटन। न्यूटन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं हम लोग, ये तो देख लिए, भार के बारे में देख लिए। अब देख लेते हैं भार और द्रव्यमान में अंतर, कहा कि बहुत कंफ्यूज होता है, एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है ना। तो भार को बार बार हम लोग बोलते हैं कि चेंज करते रहता है, तो काहे चेंज करता है, भार बराबर तो mg होता है और g हर एक जगह समान नहीं रह रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए भार चेंज करता है। द्रव्यमान मात्रा होता है, पदार्थ का मात्रा होता है, वो कभी चेंज नहीं करता है, वो चारों जगह समान रहता है। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। पदार्थ के द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। मास या क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा को, मात्रा माने क्वांटिटी होता है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, 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 मात्रा, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ये क्या होता है, इसे सूचित कौन चीज से करते हैं, एम से। इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, केजी। ठीक, अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। हाँ, द्रव्यमान और भार में अंतर देख लेते हैं। तो एक तरफ भार लिख देते हैं और दूसरा तरफ द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक, यह क्या है, यह पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल है। यह क्या है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल होता है। यह क्या है, द्रव्यमान क्या है, यह पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, यानी क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है, पता है समझ में। यह क्या है, भार क्या है, ये तो फोर्स है, बल है। भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg, यानी इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक न्यूटन होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक केजी होता है।
इसका यह सदिश राशि होता है, सदिश राशि। ठीक, यानी कि इसमें दिशा परिमाण दोनों होता है। जबकि ये बहुत पूछता है कि द्रव्यमान क्या होता है, सदिश है कि अदिश, भार क्या है, सदिश है कि अदिश। ठीक ना, और द्रव्यमान क्या होता है, अदिश होता है। बात आया समझ में। द्रव्यमान भार जो है कमानीदार तुलना से माप किया जाता है। ठीक ना, इसका मापक जो है, मापक का नाम है कमानीदार तुला, कमानीदार तुला बैलेंस। इसको दंड तुला से मापा जाता है, तुला से मापा जाता है, मापा जाता है। बात है समझ में। देखिए यह पृथ्वी जो भार है वह परिवर्तित होते रहता है, चारों जगह सेम नहीं रहता है। ठीक ना, भार यह परिवर्तित होता है, यह परिवर्तित होती है, यह परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि यह नियत होता है, यह परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। देखिए यह जो भार है चंद्रमा पर, पृथ्वी के भार से 6वां भाग रह जाता है, चंद्रमा पर भार, ठीक ना, घट जाता है। यानी कि जो भार होता है चंद्रमा पर, ठीक ना, 6ठा भाग हो जाता है। चंद्रमा पर भार का मात्रा घट जाता है, यानी कोष्ठ में लिख लीजिएगा 1/6 हो जाता है, 6ठा। ठीक ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पृथ्वी के सतह पर 90 न्यूटन है, तो वहां पे चल जाएगा तो 6 से भाग दीजिए, 15 न्यूटन हो जाएगा। ये क्या है, चंद्रमा पर नहीं घटता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये पूछता है कि द्रव्यमान चंद्रमा पर बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये बढ़िया से देख लीजिए द्रव्यमान और भार के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं केपलर के ग्रह के नियम। अब हम लोग देख लेते हैं केपलर के ग्रहों के नियम। केपलर ने ग्रह के 3 नियम दिए थे। ठीक ना, कितना नियम दिए थे केपलर? 3 नियम। केपलर ने 3 नियम दिया था। एक में प्रथम नियम यह था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा इलिप्टिकल पाथ पे करता है, यानी कि दीर्घवृत्तीय पाथ पे करता है। कि प्रथम नियम क्या दिया कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह किस पाथ पे घूमता है, परिक्रमा करता है? दीर्घवृत्तीय पाथ पे। तो क्या प्रथम नियम क्या था? सूर्य के चारों तरफ प्रत्येक 8 अभी ग्रह है, प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करता है, परिक्रमा करती है। बात समझ है? प्रथम नियम हो गया कि सूर्य के चारों ओरी किस पथ पे चक्कर करता है ये 8 ग्रह, दीर्घवृत्तीय पथ पे, गोल पथ पे नहीं, सर्किल पे नहीं, दीर्घवृत्तीय है से। बताया समझ पे? ये क्या है? दीर्घवृत्तीय है। बताया समझ में? दीर्घवृत्तीय है। पथ का नाम क्या है? दीर्घवृत्तीय। जैसे कि कैसे कहते हैं कि ये वृत्त हुआ,
ये क्या हुआ, वर्ग हुआ, ये क्या हुआ, आयत हुआ, वैसे ये क्या हुआ, दीर्घवृत्तीय हुआ। अब दूसरा नियम किसका, केपलर का दूसरा नियम कहता है कि क्षेत्रीय पर वेग, प्रत्येक ग्रह के क्षेत्रीय जो वेग होता है नियत होता है। अब आप लोग समझिए क्षेत्रीय वेग क्या होता है, इसको हटा देते हैं। दूसरा नियम कहता है, क्या पहले लिख लेते हैं, प्रत्येक ग्रह के क्षेत्रीय एरियल, ठीक ना, क्षेत्रीय वेग नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ठीक, जैसे मान के चलिए यहां पे सूरज हो गया, यहां पे इलेक्ट्रिकल पाथ हो गया। अगर पृथ्वी है, एक महीना पर इतना तय किया, एक महीना पर इतना तय किया, ये सन है, ये मान के चलिए पृथ्वी है, अर्थ, यह यहां से यहां आया, तो इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई दूसरा ग्रह यहां पे है, एक महीना में ये इतना चला, तो दूसरा ग्रह भी एक महीना में मान के चलिए इतना चला, तो इतना ही क्षेत्रफल चला, तो गड़बड़ हो गया। जो कि कह रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रीय वेग जो है वो नियत होता है। क्षेत्रीय वेग कुछ नहीं है, जैसे कि वेग क्या होता है, दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है, उसे वेग कहते हैं। वैसे क्षेत्रीय वेग को, ठीक ना, क्षेत्र कवर किया गया है, एरिया बटा समय को क्षेत्रीय वेग कहते हैं। क्षेत्रीय वेग क्या हो जाता है, क्षेत्रीय वेग बराबर क्षेत्रफल बटा समय को क्षेत्रीय वेग कहते हैं, समझ गए। तो क्षेत्रीय पर इतना ही क्षेत्रफल एक महीना में तय किया और दूसरा ग्रह एक महीना में इतना ही तय कर रहा है, तो गलत हो गया। ये ज्यादा क्षेत्रफल तय कर गया, ये कम क्षेत्रफल एक महीना में तय कर रहा है। जो कि केपलर साहब बोले थे कि समान क्षेत्रफल तय करेगा प्रत्येक ग्रह, ठीक ना, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। ये तो गड़बड़ हो गया। तो केपलर ने बोले कि नहीं, गड़बड़ नहीं है। केपलर ने कहा कि जो सूर्य से दूर ग्रह है उसका चाल कम है, यानी कि एक महीने में इतना चला, और जो सूर्य के नजदीक है उसका चाल ज्यादा होता है। पता है, समझ में। तो एक महीना में इतना से इतना बढ़ा, तो सूर्य के नजदीक होगा उसका चाल ज्यादा होगा, उसी के एरिया बराबर इतना चलेगा कि वही मान के चलिए यहां से यहां एक महीना में ही चलेगा। ये जितना एरिया तय किया एक महीना में, दूसरा ग्रह भी, नजदीक वाला भी इतना चलेगा कि उतना एरिया ये भी तय करेगा, इतना चाल हो जाएगा, इसका इतना चाल होगा। यानी कहने का सिंपल सी भाषा में ये है कि सूर्य के नजदीक वाला ग्रह का चाल अधिक होता है, और सूर्य से जो जितना दूरी होगा उतना ही उसका चाल कम होगा। तो दूसरा नियम क्या बताता है, सूर्य के नजदीक के ग्रह के वेग अधिक होता है, अधिक होता है, और उससे यानी कि सूर्य से उससे दूर जाने पर क्या था, वेग भी घटता है, वेग घटता है। अर्थात जो सबसे दूर होगा, सूर्य से सबसे दूर होगा, उसका वेग सबसे कम होगा, जो सूर्य के नजदीक होगा उसका वेग सबसे अधिक होगा। आइए समझते हैं, देख लेते हैं। जैसे ही मान के चलिए सूर्य हो गया, एस हो गया, सन हो गया, 8 गो ग्रह है। फर्स्ट में ई ग्रह हो गया 1 2 3 4। इसके बाद क्या आता है, धूमकेतु, ठीक ना, एस्ट्रॉयड।
उसके बाद क्या आता है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पता है समझ में? सबसे पहले क्या होता है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, ये क्या है? मंगल, मंगल। ये क्या है? बृहस्पति, बृहस्पति है। ये दूसरा क्या है? शनि। ये क्या है? अरुण। ये सबसे लास्ट वाला वरुण। ठीक ना? हम याद किए थे जिसमें उ लगा हो वो पहले आ जाता है। जैसे देखिए वो बुध भी, वो शुक्र भी, वो पृथ्वी भी समझिएगा तो वो तब आता है मंगल। ठीक ना? मंगल लास्ट में होता है, किसी का मंगलमय का मंगल लास्ट में होता है। उसी तरह से बृहस्पति दिन आता है, तब शनि दिन आता है, उसके 2 दिन के बाद एक दिन अल्टरनेट करके, तब अरुण वरुण। ठीक ना? ऐसे। तो अब देखिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। तो बुध का चाल सबसे अधिक होगा। केपलर ने बताया कि सूर्य के नजदीक जो रहेगा उसका चाल सबसे अधिक। तो चाल अधिक तो सूर्य के परिक्रमा भी सबसे कम दिन में कर लेगा। चाल तेजी से दौड़ेगा तो जल्दी घूम जाएगा। तो क्या बुध, इसी के लिए बुध क्या मात्र 88 दिन में सूर्य के परिक्रमा कर लेता है। ठीक ना? फिर उससे ज्यादा दिन लेता है शुक्र, उससे ज्यादा दिन लेता है पृथ्वी, उससे ज्यादा दिन लेता है मंगल। इसे करते करते सबसे बाद वाला ग्रह कौन है? वरुण। तो वरुण सबसे दूर है, तो यानी कि वरुण का चाल सबसे कम है। तो वो एक परिक्रमा, सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 165 वर्ष। 165 वर्ष एक परिक्रमा करने में लगाता है। तो हम लोग बढ़िया से देख लिए ये दूसरा नियम को। एक याद करने के लिए आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, इसको जो 4 ग्रह शुरू वाला है, जो धूमकेतु के पहले, उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं या सूर्य के नजदीक माना जाता है। और ये 4 ग्रह बाद वाला है, इसे बाहरी ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग उपग्रह के, सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं। उपग्रह लास्ट टॉपिक है उपग्रह। जब कोई भी पिंड किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये ग्रह होगा, इसके चारों ओर घूमता है, तो उस पिंड को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह ये मान के चलिए ये ग्रह है, कोई भी ग्रह हो, पृथ्वी हो चाहे और भी ग्रह, बुध शुक्र कुछ भी। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमता है, वस्तु घूमता है, उसको उपग्रह कहते हैं। और जिस वेग से घूमता है, ठीक ना, उसे ऑर्बिटल यानी कि कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे VO से सूचित करते हैं। ठीक ना? तो आइए देख लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग। या समझ लीजिए, या इसी जिस वेग से चलता है, घूमता है ये चारों ओरी, और इसी में कोणीय वेग है, उसी में √2 से गुना कर दिया जाए, √2, और उसको तेज कर दिया जाए √2 से, तो यही एस्केप हो जाता है। यानी कि यही घूमने वाला उपग्रह ऊपर भाग जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। फिर जिस ग्रह के उपग्रह है उस ग्रह पे नहीं आता है, वो उपग्रह ऊपर चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। यानी इसको भी कहते हैं। तो V बराबर हो जाता है √2 × VO। ठीक? तो आइए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं उपग्रह। किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड या वस्तु को उस ग्रह के उपग्रह कहा जाता है। उस ग्रह के उपग्रह कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए,
अगर ये पृथ्वी ग्रह के स्थान पर पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। बात है समझ में। अब देख लीजिए, जिस वेग से उपग्रह चारों ओर घूमता है, ठीक ना, उसे कोणीय वेग कहते हैं। जिस वेग से ठीक ना उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमता है उस वेग को कोणीय वेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसे VO से सूचित करते हैं, ठीक ना। VO बराबर होता है √G/r। अगर पृथ्वी के उपग्रह है तो V बराबर क्या हो जाता है, √G/r। अब देखिए, इसी V को ठीक है ना √2 से गुना कर दीजिएगा तो एस्केप वेलोसिटी हो जाता है। तो अब देख लेते हैं कि पलायन वेग। अब पलायन वेग के बारे में देख लेते हैं। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पे वो फिर से पृथ्वी के सतह पर नहीं आता है। अर्थात क्या, वो न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को पृथ्वी के ऊपर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी पर लौट के नहीं आती है, आती है तो उस वेग को क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पलायन कर गया वस्तु, पलायन वेग कहते हैं। पलायन कर गया, एस्केप कर गया, इसे VE से सूचित करते हैं, VE से। तो VE बराबर क्या हो जाएगा, VE बराबर हो जाता है क्या, √2GR। पता है समझ में। अब इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √GR। अब यही ना GR क्या होता था, कोणीय वेग, यानी कि VE बराबर था GR। तो इसके जगह पर E रख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, √2 × VO। तो बोल क्या सकते हैं दोनों में रिलेशन, V √2 × VO। किसी भी वस्तु के ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर √2 से गुना कर दिया जाए, यानी कि √2 से उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या होगा, पलायन होगा। वो पृथ्वी पर नहीं लौट के आएगा, फिर दोबारा पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कि कितना % कक्षीय वो वेग बढ़ा दिया जाए कि वो पलायन वेग में कन्वर्ट हो जाएगा या पलायन हो जाएगा। तो 41% बढ़ाना, यानी कि VO को 41% से बढ़ाने पर पलायन हो जाएगा, पलायन वेग में कन्वर्ट हो जाएगा, पलायन
वेग में बदल जाती है, जाती है। यानी कि पूछेगा कि कितना, ठीक है ना, कक्षीय वेग को कितना % से बढ़ा दिया जाए तो क्यों पलायन हो जाए, तो कितना % से 41% से बढ़ा देने पे। तो ये हम लोग देख लिए, पलायन वेग भी देख लिए, ऑर्बिटल भी देख लिए, ऑर्बिटल वेग भी देख लिए। अब उपग्रह के प्रकार देख लेते हैं, लास्ट में दोनों में सेक्रीफाइस अंतर कर देते हैं। उपग्रह के प्रकार, उपग्रह के प्रकार, उपग्रह 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। उपग्रह 2 प्रकार की होती है। एक में आपका हो जाता है क्या, पोलर सैटेलाइट, एक में बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, ठीक ना, पोलर सैटेलाइट। 2 में बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, इसको क्या हिंदी में, हम लोग को तो हिंदी में चाहिए ना, ध्रुव उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। इस जियो सिंक्रोनस, ठीक ना, सैटेलाइट होता है, यानी कि क्या, भूअस्थाई उपग्रह, ठीक। ये क्या होता है, देखिए, ये पृथ्वी हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक ना, ये इक्वेटर हो गया। तो ये सैटेलाइट होता है नॉर्थ साउथ के अनुदिश घूमता रहता है, ठीक, आता है समझ में। तो वह उपग्रह जो नॉर्थ साउथ ध्रुव के अनुदिश घूमता है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। ये जो होता है, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ठीक ना, इसका इक्वेटर हो गया, पृथ्वी का क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ये तो पोल हो गया। तो ये क्या होता है, जियो स्टेशनरी सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, यानी कि भू अस्थायी उपग्रह, यह पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर पूरब पश्चिम से पूरब मूव करता रहता है, यानी कि ऐसे पश्चिम से पूरब के तरफ। यानी कि बोल सकते हैं कि क्या, वह उपग्रह जितना स्पीड से पृथ्वी घूमता रहता है उतना ही स्पीड से यह सैटेलाइट भी घूमता रहता है। यानी कि पृथ्वी को लगता है कि क्या है, विराम अवस्था में है, तब पृथ्वी के सापेक्ष क्या रहता है, विराम अवस्था में। तो क्या लिख सकते हैं, वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष विराम में हो, उसे क्या कहते हैं, भूअस्थायी उपग्रह कहते हैं। बात आया समझ में। यह बहुत तेज उपग्रह है, इसका जो हाइट रहता है, इसका ऊंचाई ज्यादा नहीं रहता है, ऊंचाई जो होता है मात्र 600 से 900 किलोमीटर होता है, जबकि भूअस्थायी उपग्रह का जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई यह ज्यादा होता है, 36,000 किलोमीटर के आसपास, 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। इसका जो चाल है बहुत ज्यादा होता है, इसका जो चाल है बहुत ज्यादा, इसका चाल होता है आपका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका चाल उतना नहीं होता है, इसका चाल कम होता है, पाई के बराबर। पाई का मान कितना होता है, 3.14, ठीक ना, किलोमीटर पर सेकंड। पता है समझ में। इसका जो टाइम पीरियड है यह कम देर में, इसका तो चाल ज्यादा है तो कम देर में घूम जाता है, यानी कि आवर्त काल परिक्रमा का आवर्त काल है, यह मात्र एक चक्कर लगाने में 84 मिनट लेता है, ठीक ना। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटा, पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 24 घंटा।
तो ये भी तो पृथ्वी की चाल से चलता है। तो एक चक्कर लगाने में क्या है, इसका आवर्त काल 24 घंटा है। आवर्त काल या पृथ्वी को कितना देर में पृथ्वी के साथ घूमता है, ठीक ना। एक चक्कर जैसे ही पूरा होता है कितना देर में, 24 आवर में, 24 घंटा में। बात आया समझ में। ये ऊंच पे होता है, ठीक ना। और ये क्या ज्यादा ऊंच पे नहीं होता है। ये अंतरिक्ष के लिए है, सैटेलाइट के लिए तो 600 और 900 किलोमीटर बहुत कम हो गया। तो इसको भेजा जाता है रॉकेट से, उतना शक्तिशाली नहीं रहता है। जो पोलर रहता है, पोलर से नाम है, तो इसका पोलर नाम से ही रॉकेट भी है। इसमें कौन रॉकेट यूज होता है, रॉकेट इसको भेजने के लिए, ऊपर भेजने के लिए छोड़ा जाता है ना रॉकेट, सैटेलाइट को छोड़ने के लिए इसको भेजा जाता है ठीक ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। जी से शुरू होता है तो इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल से छोड़ा जाता है, जी, ठीक ना, एस, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ये बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि 36,000 किलोमीटर चौपाना रहता है, तो इसके कंपेयर में ये ताकतवर बहुत होता है। ये जो होता है पोलर यानी कि ध्रुवीय उपग्रह, इसका काम होता है, ये हमेशा चेंज करते रहता है। इसका काम होता है कि मौसम विभाग के मौसम जो यथी रहता है अनुमान लगाना, उसमें काम आता है। ये मौसम विभाग में इसका यूज क्या होता है, मौसम विभाग में इसका प्रयोग कहां होता है, डिफेंस में। डिफेंस समझते हैं ना, डिफेंस में, सुरक्षा संबंधी में, ठीक है ना, सरकारी सुरक्षा संबंधी काम में। जैसे बॉर्डर पे लगा दिया, कोई आतंकवादी न बाउंड्री में घुसे, बॉर्डर में घुसे, ठीक ना, तो इसका सुरक्षा। तो ये पूरा देख लिए। एक ग्रेविटेशनल एक शॉर्ट में बोल सकते हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो आशा करते हैं कि जो भी पढ़ाया आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।